चलिए एक बार फिर मैं ये कहता हूँ, सीआईबी में जब चैप्टर वाइज की बात करते हैं तो जैसे हम अभी एक दो चैप्टर मॉड्यूल ए के लेंगे, फिर बी के लेंगे, फिर सी के, फिर डी के, इस तरह चलता रहेगा। तो मॉड्यूल ए में सीआईबी के एबीएम पेपर में पहला जो सबसे फर्स्ट यूनिट है और जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिन लोगों ने भी एमए इकोनॉमिक्स किया है या बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी है या ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स पढ़ी है या एमबीए किया हुआ है, कुछ लोगों ने कॉमर्स से किया हुआ है, ये सभी लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ने का मौका कहीं ना कहीं मिला होगा। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने पढ़ी है तो उनको हेल्प होगी जरूर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें फोकस करना है एज पर जो आपका सिलेबस है और उस सिलेबस में क्या चीज उन्होंने आपको दी है बुक में, उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिल्कुल बेसिक चीजें। इकोनॉमिक्स क्या है, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, ठीक है, इकोनॉमी किस पे बेस है, साइंस है, आर्ट है, वेरियस डेफिनेशंस जो दी गई हैं इकोनॉमिक्स द्वारा उसकी बात होती है, उसमें किस चीज को उन्होंने गौर किया हुआ है। और एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन सॉलिड इसमें से आता है और ये वो क्वेश्चन है जो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीआईबी हो या जेआईबी 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको आते हैं और आप गलत कर गए वहां पे तो आपके 50 से नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये 20 तो आपको लाने ही हैं श्योर शॉट। ठीक है, तो टॉपिक भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझेंगे। बैंकिंग में भी है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं तो भी ट्रेनिंग सेंटर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। तो यह सबसे पहला वर्ड है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक। इसमें 4 पार्ट हमारे इस तरह से कवर किए गए। ठीक है, और यकीन मानिएगा जितना आपके बुक में है, जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें से ऑलमोस्ट वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बुक की डेफिनेशन से बात करूं, हमारी दुनिया में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट है, लेकिन कुछ रिसोर्सेस कुछ इलाकों में ज्यादा हैं, कुछ रिसोर्सेस कुछ इलाकों में ज्यादा है, यानी इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से स्कैर्सिटी है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो बेसिक नीड तो हमारी पूरी करते हैं, लेकिन अगर हम उसको इन डेप्थ यूज करना चाहते हैं, ज्यादा यूज करना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं बहुत बढ़ा के यूज करना चाहते हैं तो वो कम हो जाती हैं। दूसरा, अगर हम उसका कोई अल्टरनेटिव यूज कर लें तो भी वो रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, और कम होने को यहाँ पे स्कैर्सिटी या स्कैर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो डील करती है वो किसको करती है, पहली बात तो प्रोडक्शन को करती है, उस प्रोडक्शन के एलोकेशन को करती है, और यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एलोकेट भी कर दी, प्रोडक्शन हुआ, एलोकेट भी कर दी, लेकिन उसका यूज किस तरह से हुआ ये भी फिर डिफरेंट मैटर आता है। ठीक है, और ये जो स्टडी है, मैंने बोला हाउ रिसोर्सेस कैन बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बोला ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली का मतलब है ऐसा नहीं कि सबको 2-2 किलो राशन दे दिया, जिसको जैसी जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीट द नीड्स, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों में उनकी चाहत नहीं, उनकी जरूरत के हिसाब से वो चीजें मिल जाए। तो यहाँ पर 2 वर्ड हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ोगे, एक है नीड और दूसरा है डिजायर। तो नीड के लिए तो पूरा है लेकिन डिजायर के लिए पूरा नहीं है। ठीक है, एज वी आर मोर कनेक्टेड ग्लोबली टू वन अनदर, the study of economics becomes extremely important. Economics is the science which studies human behavior. ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रही है, वो साइंस है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा, इकोनॉमिक का तो नाम आ ही नहीं रहा, पर रिलेशनशिप करी जाती है उसमें, किसमें, बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स। एंड्स का मतलब नीड्स या डिजायर। ठीक है, और स्केर्स मीन्स का मतलब ऐसे रिसोर्सेस, मीन्स माने साधन, स्केर्स मीन्स माने जिनकी कमी है,
विच है, और उसके साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूज भी है। एक तो पहले से ही कम है और उसका हम दूसरा यूज भी कर लेते हैं तो और कम हो जाती है। स्कैसिटी मीन्स दैट अवेलेबल रिसोर्सेस आर इनसफिशिएंट। तो स्कैसिटी मीन्स का मतलब वो कम है। टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड्स, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जिसको मैं डिजायर लिख रहा हूं उसका टेक्निकल नेम यहाँ पर क्या है, वांट्स। टेक्निकल नेम क्या है, वांट्स है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एक इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर है या साइंस ऑफ बिहेवियर है, जिसमें स्टडी करते हैं एक रिलेशनशिप की, किसकी, एंड्स एंड मीन्स की। ठीक है, और अगर हम बात करें जो हमारे रिसोर्सेस हैं या मीन्स हैं उसकी तो स्कैरसिटी है, और हमारी जो एंड्स हैं, चाहते हैं, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ द स्कैरसिटी एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी किसी भी कंट्री में रिसोर्सेस डिमांड के अकॉर्डिंग हैं, अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। द सब्जेक्ट दस डिफाइंड इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ चॉइस, ये भी एक पॉइंट आ गया। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक तरह से चॉइस को भी हम लोग चेक कर रहे हैं। चॉइस, तो चॉइस अगर ठीक ठाक होगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो द सब्जेक्ट एज डिफाइंड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ चॉइस एज दे आर अफेक्टेड बाय इंसेंटिव्स एंड रिसोर्सेस। और ये चॉइस जो है इसमें बदलाव आ जाता है। वो कैसे, इंसेंटिव या रिसोर्सेस के कारण इसमें चेंजेस आते हैं। आपके चॉइस करने की मेंटेलिटी, बिहेवियर, माइंड स्टेटस ये बदल देता है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू नॉलेज द रियलिटी ऑफ स्कैरसिटी। तो यहां पर एक वर्ड आ गया, रियलिटी ऑफ स्कैरसिटी, मींस वास्तव में क्या स्कैरसिटी की रियलिटी क्या है, एंड देन फिगर आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी इन अ वे विच प्रोड्यूसेस द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ इट। तो सबसे पहले हम इसका एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेज करें मतलब माने कि ये स्कैरसिटी का क्या है। उसके बाद हम फिगर आउट करें कि सोसाइटी ये इस चीज को कैसे एफिशिएंट यूज करे इन रिसोर्सेस का। तो उसके लिए यूज होता है इकोनॉमिक्स। दैट इज वेयर इकोनॉमिक्स मस्ट इट्स यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमने एक लेमैन की भाषा में समझना चाहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इनकी कौन कौन सी डेफिनेशंस दी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहां से जो एक क्वेश्चन है पक्का वाला, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, और जितने लोग पुराने वाले ये क्लास ले रहे हैं, अगर उन्होंने 2-3 बार एग्जाम दिया है तो मुझे बताएं, क्या आपको याद है ऐसा क्वेश्चन जिसमें डेफिनेशंस को वो किया था? Yes, sir. Robbins' definition studies human behavior as a relationship between ends and scars. तो बेसिकली एक क्वेश्चन वहां से आता है, और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक टेक्निक बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है कि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो पहली अगर हम बात करें तो इनकी डेफिनेशन बताने से पहले कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम हम यहां लिखना चाहेंगे, जैसे एडम स्मिथ, जिनका मॉड्यूल ए में कहीं पर भी नाम है वो बताने हैं आपने। आप भी बोल सकते हैं। मार्शल और जेमकिंस, बिग सैमसन। और बताइए। मोस्ले सर। कौन? मोस्ले नहीं, मोस्ले आपके बुक में कहीं नाम नहीं है। मैंने ये कोशिश करी है कि आपकी बुक में जो नेम है उनको बताना है आपने। FW टेलर। टेलर का नाम भी है बिल्कुल एक जगह। और सर मैस्लो बोला उन्होंने, MASLOW, नीड थ्योरी ना, नीड अचीवमेंट थ्योरी उसकी, नहीं, उन्होंने वही वो बोला। इकोनॉमिक्स में नहीं है मैस्लो।
वो पीपीबी में आते हैं। पीपीपी में आते हैं और रिटेल में आते हैं HRD में और एक जगह और आते हैं, एबीएम के एचआर में भी आते हैं। ABM और कोई नाम ध्यान आ रहा? सर कीन्स तो लिख दिया मैंने, जेएम कीन्स। आगे बढ़े फिर, चलिए यहाँ देखिए। तो सबसे पहले कौन सा आ गए? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के बारे में 2-3 क्वेश्चन जो है, एक तो आता है, इन्होंने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये जो वर्ड आ गया वेल्थ, इन्होंने वेल्थ को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन बहुत ही मेटीरियलिस्टिक थी, मीन्स भौतिकतावादी थी, यानी इन्होंने मनी को, वेल्थ को इंपॉर्टेंस दी। इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वेल्थ देन द मैन फॉर हुज यूज ऑफ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहां पर इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ का, यानी वेल्थ डेफिनेशन देने वाले एडम स्मिथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। तो ये इनकी डेफिनेशन का क्रक्स था कि हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। ठीक है, और इसीलिए इनको वेल्थ की डेफिनेशन कहते हैं। अब वेल्थ की डेफिनेशन को थोड़ा अच्छा नहीं माना गया, तो दूसरे साहब थे मार्शल प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी वेलफेयर, इंसानों की स्टडी है, वेल्थ की स्टडी नहीं है। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, सामान्य तौर पर ये जो है स्टडी है मैनकाइंड की है। इट इज नोन एज ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड द अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी इज मैन। मीन्स एक तरफ ठीक है वेल्थ की बात होती है, लेकिन उन्होंने कहा मोर इंपॉर्टेंट साइड जो है किसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग? मैनकाइंड की, लोगों की। वेल्थ हेयर मीन्स एनी, अच्छा वेल्थ से मतलब क्या है इनका? कोई भी सामान यानी कमोडिटी विच गिव्स मैन सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी और वेलफेयर। इन्होंने कहा जितनी भी कमोडिटीज हैं वो एक मैन को, एक ह्यूमन बीइंग को कितना सेटिस्फेक्शन देती हैं, उसकी यूटिलिटी उसके लिए क्या है, या उसका वेलफेयर कितना करती हैं। इन चीजों से कंपेयर किया उन्होंने। वेल्थ इज द मीन्स टू वेलफेयर, वेल्थ इज द मीन्स टू वेलफेयर मीन्स वेल्थ से हम लोग क्या करते हैं? वेल्थ एक ऐसा मीन्स है, मीन्स ऐसा साधन है, ऐसे रिसोर्सेस है जिससे हम वेलफेयर तक जाते हैं। ठीक है, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ और ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू प्रमोट वेल बीइंग ऑफ द और वेलफेयर। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर कोई कंट्री कर रही है तो उसका मतलब इन्होंने बोला कि केवल पैसा कमाना नहीं, वो पैसा कमा करके कितना लोगों का वेलफेयर कर रही है। जैसे कई सारी ऐसी कंट्री जो बहुत क्रूड ऑयल बेचती हैं, लेकिन क्या वो क्रूड ऑयल से जो मनी अर्न वेल्थ बना रहे हैं वो हर आदमी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? अगर वो हर आदमी तक नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब वो एक सही इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है वहां पर। ही व्यूड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। उन्होंने कहा साइंस किस चीज की? उन्होंने कहा वेल्थ की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने कहा साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इसीलिए इसको वेलफेयर डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन जो है वो है किसकी? वेल्थ की, और दूसरी डेफिनेशन किसकी है? वेलफेयर। ये ध्यान रखना। और इसके लिए क्या है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पहले नंबर पे ए है एडम स्मिथ। ठीक है, जिससे कि पहली डेफिनेशन वेल्थ की याद रहे, एडम स्मिथ साहब याद रहे, उनकी किताब याद रहे, और वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के
फादर भी कह जाते हैं। ठीक, अब तीसरे साहब आए रॉबिन्सन। इन्होंने बहुत बड़ा ओवरव्यू दिया इस बात के लिए। रॉबिन्सन ने क्या ओवरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ये जो मीन्स और एंड्स हैं इनकी स्टडी तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन भी निकल के आए। तो इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स को एक साइंस बोला विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, शुरू में हम बात करते हैं। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन, ये भी हमने शुरू में बात करी। विच हैव अल्टरनेटिव यूज, ये भी हमने बात कर ली थी शुरू में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। दिस डेफिनेशन प्रेजेंट्स इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, जब हमने शुरू में पढ़ा था। पहले बंदे थे, उन्होंने कहा वेल्थ की स्टडी, दूसरे उन्होंने कहा उस वेल्थ से हम लोग कितना वेलफेयर कर रहे हैं, तीसरे ये आए, इन्होंने कहा क्या अवेलेबल है उसका क्या यूज है, उसकी सप्लाई क्या है। मीन्स एंड एंड्स, इच्छाओं की कौन कौन से संसाधन है। द मीन्स और रिसोर्सेज, मीन्स को बोला उन्होंने, रिसोर्सेज आर लेस इन रिलेशन टू देयर डिमांड। हाउ मैन यूज द स्कैर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डिजायर, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया डिजायर इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर। कि इकोनॉमिक्स से कोई भी बंदा अपने रिसोर्सेस को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस तरह यूज करता है, उसको मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स दिया। रॉबिन्सन डेफिनेशन इज नोन एज, इनकी डेफिनेशन को स्कैरसिटी बोला। कौन सी डेफिनेशन है इनकी, स्कैरसिटी बोला। और इन्होंने मीन्स और स्कैर मीन्स की स्टडी करी। ठीक है, तो तीसरी डेफिनेशन स्कैरसिटी की। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ये जो डेफिनेशन है इसे कुछ पॉइंट दिए, जो स्कैरसिटी है के रीजन बताया इन्होंने। कौन सा, सबसे पहला स्कैरसिटी के कौन से रीजन बताया उन्होंने, रॉबिन्सन कैन बी एनालाइज एज फॉलोज। पहला बताया उन्होंने कि मैन हैज अनलिमिटेड वांट, कि भैया कितना प्रोडक्शन लाएं, इस आदमी की तो इच्छाएं पूरी नहीं होती। अनलिमिटेड वांट्स, नीड नहीं बोला, वांट्स। भूख लग गई तो रोटी मिल गई, रोटी मिल गई तो उसमें मक्खन लगा होना चाहिए, मक्खन मिल गया तो उसमें वो गेहूं का आटा कहाँ से आना चाहिए, वो मिल गया तो पकाना किस में है। मीन्स इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। तो यहां बोलते हैं एंड्स रेफर टू वांट्स, ये हमने पहले भी बोल दिया था। ह्यूमन बीइंग हैव वांट्स विच आर अनलिमिटेड, तो यहाँ पे देखो नीड यूज नहीं कर रहा है, वांट्स। नीड तो पूरी बहुत जल्दी हो गई, लेकिन वांट्स की बात कर रहा है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मैन एक्सपीरियंस all type of wants such as food, clothing, shelter, education, entertainment, कहीं पर भी। There is no limit of the man wants, ये भी मैंने पहले बता दिया। We cannot say that we will be a stage when all the wants of the person fully, ऐसा कभी नहीं हो सकता। When one want is satisfied, another arises। ठीक है। B, the means to satisfy human wants are limited। means to satisfy, अब पहली बात तो उसने बोला कि भैया आदमी की चाहते बहुत हैं, फिर दूसरे बोला उन जो ह्यूमन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो पहले से ही लिमिटेड है। ठीक है, एक तरफ तो वांट्स बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो उनके रिसोर्सेस हैं या मीन्स हैं वो लिमिटेड है। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स alone will not create an economic problem। मीन्स केवल वांट बढ़ने से नहीं बात हो रही है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, वो कहता है इफ मैन हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेस और मीन्स टू सेटिस्फाई देम देयर इज नो, अगर वो ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऐसा है नहीं। द रिसोर्सेस आर स्केर्स, जो ये डेफिनेशन किसने दी स्कैरसिटी वाली, जरा आंसर दीजिए जल्दी से। रॉबिन को अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने रॉबिन्सन ने दी क्या, स्कैरसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, दूसरा पढ़ा कि अनलिमिटेड वांट तो है लेकिन रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड है। लिमिटेड है। ठीक है, द रिसोर्सेस आर स्कैर्स,
in relation to the demand. The Demand. mere shortage of supply of commodity does not make it scarce. Means उसकी सप्लाई कम होना ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी इच्छाओं का बढ़ता जाना. If there is no demand for it, अगर वो कहता है कि अगर कोई भी कमोडिटी है उसकी शॉर्टेज है, उसकी अगर कोई डिमांड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मान लिया बहुत सारे रोटेन एग्स हैं, सड़े हुए अंडे रखे हुए, अब कोई मांग नहीं रहा है तो सप्लाई तो बहुत है, ठीक है. दो मच फीवर देन गुड्स वन आर नॉट स्केयर इन द इकोनॉमिक सेंस. On the other hand, there may be huge stock of commodity like wheat or coal, yet it is considered scarce because the demand is even greater than supply. Means छोटा स्टॉक होना प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके पास बड़ा स्टॉक है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपकी डिमांड उससे भी ज्यादा है. चलो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. देखो पहले में उसने बोला कि आदमी की इच्छाएं जो हैं बहुत ज्यादा है, दूसरे में बोला जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, यहाँ पर लिमिटेड है. तीसरा बोला उसने जो उसके रिसोर्सेस हैं उसका यूज इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. तो अगर एक जगह से यूज शिफ्ट होता है दूसरी जगह तो इसका मतलब उसने कहा अल्टरनेटिव यूज है उसका, कुछ और भी यूज. क्या बोलता है? रिसोर्सेस आर नॉट ओनली लिमिटेड but have alternative use. The scarce means can be put to alternative uses. If the commodity could be put only to one use, अगर उसका एक ही यूज होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इन एक्चुअल लाइफ अगर हम देखें तो सेवरल अल्टरनेटिव यूज होते हैं. जैसे अगर आपके पास 50 रुपये है तो ये आपके रिसोर्सेस है, ये क्या है आपके रिसोर्सेस हैं. आप उससे एक अच्छा पेन खरीदें या आप मूवी देख लें तो अल्टरनेटिव यूज हो गया. ए पीस ऑफ लैंड के लिए आप पैडी लगाएं, शुगर केन लगाएं या व्हीट लगाएं, ये ऑप्शन हो गया आपके पास. दस द रिसोर्सेस अवेलेबल टू ए पर्सन कम्युनिटी आर नॉट ओनली लिमिटेड बट आर कैपेबल टू द अल्टरनेट. देखो तीन तो उसने दिखाई प्रॉब्लम. ये ध्यान से 4 पॉइंट को बार बार रिवाइज कर रहा हूं मैं. पहला अनलिमिटेड वांट है, दूसरा लोगों की इच्छाएं जो है, पहला तो अनलिमिटेड वांट हो गया, दूसरा जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड, तीसरा रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज है, और फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रॉब्लम आदमी के साथ है, उनको चूज करना है. ये तो ऊपर कंडीशन हो गई. अब आदमी करे क्या? मैन हैज टू मेक यूज ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट. वो अपने अनलिमिटेड वांट को कैसे पूरा करेगा इन रिसोर्सेज से? ही कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स with limited resources. These limited resources can be put to alternative use. So every man has to decide which wants he will satisfy now and which he would postpone. किसको satisfy अभी करेगा, किसको postpone करेगा. Thus economics is called science of choice. आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि साइंस ऑफ चॉइस किसने कहा? क्या आंसर देंगे आप? रॉबिन्सन ने. स्कैरसिटी की बात किसने करी? रॉबिन्सन ने. अनलिमिटेड वांट्स की बात किसने करी? रॉबिन्सन. लिमिटेड रिसोर्सेज की बात किसने करी? रॉबिन्सन. और अल्टरनेटिव यूज की बात किसने करी? रॉबिन्सन. ठीक है, चलो तो ये तो तीन. तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट सेम लगता है ना? थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अल्टरनेट यूज है और मैन हैज टू मेक अ चॉइस. नहीं, ये तो अल्टरनेटिव यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चॉइस करने के लिए. अल्टरनेटिव यूज का मतलब ये है कि आपके पास जो जितना वेल्थ है उससे आप क्या करेंगे, आपके पास जो चीज अवेलेबल है उसका कैसे यूज करेंगे. और चॉइस करने में, अच्छा आप इस तरह से कह रहे हैं, समझ गया मैं. आप कह रहे हैं कि भाई वो पैडी लगाए या शुगर केन लगाए, ऐसे कह रहे हैं.
हाँ सर, चॉइस ही करेगा ना उसमें से वो। हाँ, थोड़ा सा ही वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो डी वाला पॉइंट है उसको डिसीजन पे जोर दिया है उसने, जी जो कि वो चॉइस करने में कौन सी साइंस लगाएगा, इसीलिए इसके ऊपर लास्ट लाइन में लिखा हुआ साइंस ऑफ। बी वाला पॉइंट क्या था? बी वाला पॉइंट तो बिल्कुल Choice. सिंपल है डी जो है कि सर जो वो रिसोर्स की रिसोर्सेस बात हैं, कर रहा आपके है। 85 रुपए है यहाँ, जैसे है ना आपके ओनली 50 रुपी है, डी नो उसी सर, 50 रुपी से आपको बहुत काम करने हैं। पॉइंट बी सर क्या था? ये ना The means to satisfy human wants are limited. मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। Limited. ठीक है, चलो अब ये सर बहुत अच्छा। स्कैरसिटी, सर स्कैरसिटी यानी कम माल कम हो रही होना, वही ना सर? हाँ हाँ, स्कैरसिटी माने कमी होना, तंगी होना। हाँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है। तो कॉमन लेमन में अगर मैं बात करूं, जब आप छोटे स्तर पर अपनी इकोनॉमिक्स की जो वैल्यूज हैं उनका हिसाब किताब रखते हैं, डिमांड का, सप्लाई का, प्रोडक्शन का, एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर आप बहुत छोटे स्तर पे बात करते हैं तो आपका ये माइक्रो लेवल हो जाता है, और जब इसको बड़े स्तर पे बात करते हैं तो मैक्रो लेवल पे। जैसे रेपो रेट का चेंज होना, ये माइक्रो लेवल पे होता है या मैक्रो लेवल पे होता है? मैक्रो। Macro level. मैक्रो माइक्रो लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें एक बंदे की सैलरी का, किसी हाउस होल्ड की इनकम की बात करें माइक्रो माइक्रो। माइक्रो। तो माइक्रो हो जाता है। ठीक है, और हमने शुरू में पढ़ा था कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ये नेम आ गया इन पे, आगे नेम। तो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने काम किया। पहले क्या था, इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा इकोनॉमी को नहीं ध्यान रखा जाता था। एक आम आदमी की तनख्वाह क्या है इससे मतलब नहीं है, राजा के खजाने में कितने सोने के सिक्के हैं इससे हैसियत नाप ली जाती थी। लेकिन 1776 में जब उनकी बुक आई, बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। नेचर ऑफ इंक्वायरी इनटू द नेशन, इंक्वायरी इनटू द नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच टुडे इज कंसर्न्ड विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल के साथ एंटिटीज लिखा हुआ है, सच एज मार्केट, फर्म्स और हाउस होल्ड। एक छोटी मार्केट, एक घर और एक हाउस होल्ड, और वेल्थ ऑफ नेशन। तो हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक। एडम स्मिथ साहब आपके इंडिविजुअल के बिहेवियर, चाहे वो इंडिविजुअल मार्केट हो, फर्म्स हो या हाउस होल्ड हो, ठीक है, और वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक लिखी उन्होंने। उसमें देखा हाउ इंडिविजुअल प्राइसेस आर सेट, स्टडीड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। अब ये लैंड, लेबर, कैपिटल क्या है? दीज आर रिसोर्सेस। ये क्या है? रिसोर्सेस। एंड इंक्वायर्ड इनटू द स्ट्रेंथ and weakness of the market mechanism. Most important, he identified the remarkable efficiency properties of market and saw that economic benefits come from the self-interested action of individual. Means आपका जो खुद का इंटरेस्टेड एक्शन होगा उसी से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। यानी इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब आप सेटिस्फाई हो गए तो इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा हो गया, और नहीं सेटिस्फाई हुए तो कम हो गया। माइक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी दैट स्टडी हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म मेक डिसीजन टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्स। की मीन्स एक आम आदमी, एक घर में एक फर्म जो भी रिसोर्सेस है उसका किस तरह इस्तेमाल करती है, उसको किस तरह एलोकेट करती है, जो भी प्रोडक्शन है उसको माइक्रो इकोनॉमी बोला। Typically in markets where goods
or services are being bought and sold. Microeconomics examines how these decisions and behaviors affect the supply and demand. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे. क्या बात आ गई कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई और डिमांड एक जो उसका बिहेवियर और डिसीजन है, जो कहता है हाउ दिस डिसीजन एंड बिहेवियर सप्लाई एंड डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं लोकल लेवल पे, यानी छोटे स्तर पर, यानी माइक्रो स्तर पर, और उन्हीं से क्या होता है प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं. हाउ प्राइसेस इन टर्न डिटरमाइन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द गुड्स. और जब प्राइसेस सेट होते हैं उसी से सप्लाई डिसाइड होती है. ठीक है, और इसी प्राइसेस से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स फर्म्स इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द फार्मर. तो वो क्या करती है, जितनी भी माइक्रो इकोनॉमी है वो स्टडी करती है कि कैसे डिमांड, सप्लाई, प्राइस, प्रेफरेंस तय हो रही हैं. उनकी स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स में है. और अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी पढ़ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है या माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो क्यों? इसलिए कि वो प्राइस जो तय हो रहे हैं वो इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से हो रहे हैं, और उन्हीं प्राइसेस से कोई किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई तय होती है. ठीक है, आगे बढ़े. तो ये डिमांड और सप्लाई तो मास लेवल पे भी हो सकता है ना सर? हो सकता है, लेकिन जो कंज्यूमर है प्राइस वो डिसाइड करेगा. जैसे मान लिया आपने 10 लाख टीवी बना दिए, वो सप्लाई होके किसके पास जा रहे हैं आखिरी में, लास्ट में? कंज्यूमर के पास. कंज्यूमर के पास. कंज्यूमर अगर लेने को तैयार नहीं होगा तो प्रोड्यूसर को उसके प्राइस क्या करने पड़ेंगे, कम करने में. और ये किसकी वजह से कम करने पड़े उसे? डिमांड की वजह से. कंज्यूमर की वजह डिमांड से, इंडिविजुअल की वजह से. Yes. ठीक है, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म्स या छोटे मार्केट से डिसाइड होता है कि कौन सी चीज में कितना डिमांड आया, कितना सप्लाई आया, क्या उसके प्राइसेस होंगे. ठीक है, उसकी चॉइस डिफाइन करती है, उसके पास जो रिसोर्सेस हैं वो डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक हाउस होल्ड की स्टडी इस तरह की जाती है, और फिर बाद में प्राइसेस को सेट करने के लिए एनालिसिस करके वो किया जाता है. ठीक है, अब बात आती है द अदर मेजर ब्रांच इज मैक्रो इकोनॉमिक. और मैक्रो इकोनॉमिक की जब भी नाम आएगा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक हुई. पहली बात तो उन्होंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक डिड नॉट एग्जिस्ट मॉडर्न फॉर्म. मॉडर्न फॉर्म बोला है, पहले देश की बातें तो होती थी, लेकिन जब जेएम कीन्स आए तो उन्होंने एक बुक करी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. अब इसको ध्यान सुनिए, तीनों वर्ड, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये तीनों चीजें डिसाइड करने के लिए कौन आता है? इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता है इसको डिसाइड करने के लिए. कौन डिसाइड करता है? मैक्रो लेवल पे. मींस कंट्री की जो रेगुलेटर हैं वो डिसाइड, कंट्रोलर वो डिसाइड करते हैं इन चीजों को. क्या क्या? एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करना, इंटरेस्ट और मनी. कौन साहब हैं ये? जॉन मेनार्ड कीन्स. जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसका नाम मैंने जेएम कीन्स लिखा था. ठीक है, 1936 में आए. इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक को नए फॉर्म में लाया. इन्होंने खोज नहीं करी. मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पहले चल रही थी, एक राजा का खजाना, लेकिन नया फॉर्म लेके आए जिसमें एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि राजा के समय में एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी जैसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे. एम्प्लॉयमेंट था लेकिन वो उनको खाना मिल जाता था, बस इतने से ही काम हो जाता था. एट दैट टाइम इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट वर स्टिल स्टक इन द ग्रेट डिप्रेशन इन नहीं. तो 1930 में ऐसा कुछ चल रहा था, तो उन्होंने फिर रिसर्च वगैरह करी
with over 1/4 of American labor forces unemployed. अनएम्प्लॉयड हुई, इसका मतलब उन्होंने स्टडी करी ये क्यों अनएम्प्लॉयड हुई, तब उन्होंने न्यू थ्योरी in his new theory Keynes developed an analysis of what causes business cycle कैसे कम ज्यादा होता है। बिजनेस साइकिल आप लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, आपका एक चैप्टर है उसमें से एक सॉलिड क्वेश्चन आता है, विद अल्टरनेटिंग स्पेल ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। तो उसने बोला हुआ कि क्यों ये बिजनेस साइकिल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों चीजें आती हैं, ये उन्होंने स्टडी किया, एनालिसिस किया। टुडे मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। क्या क्या करता है, हाउ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशंस आर रिटर्न। टोटल एक वर्ड आ गया यहाँ पे टोटल, तो जैसे ही टोटल आ गया तो इसका मतलब मैक्रो लेवल पे। हाउ सेंट्रल बैंक मैनेज मनी एंड इंटरेस्ट रेट। तो मैंने अभी बताया था कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, मनी है और इंटरेस्ट रेट है, ये तीनों चीज जो बड़े लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं उनसे डेवलप होती है। व्हाट कॉजेज इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस किससे होता है, वाई सम नेशन ग्रो रैपिडली और कुछ स्टैग्नेट हो जाते हैं। मैक्रो हैज प्रोग्रेस फार सिंस इट्स फर्स्ट इनसाइट। वो कहता है कि अब तो काफी आगे की बातें हो गई हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे थे, बाय कीन्स स्टिल डिफाइन द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। उसने बोला जो कीन्स ने जो काफी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन कीन्स ने जिन बातों को बोला था उनका आज भी यूज होता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेशनल एंड रूरल रीजनल इकोनॉमी। जब नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे कोई इकोनॉमी की बात होती है, उसके परफॉर्मेंस की, उसकी स्ट्रक्चर की, उसके बिहेवियर की, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स। देखो वहां जब माइक्रो इकोनॉमी की बात थी तो वो बात कर रहा था डिसीजन मेकिंग किसकी, वो इंडिविजुअल की बात कर रहा था, इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एंटायर इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर सच एज जीडी। अब ये देखा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडेक्सेस, ये सब पार्ट हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक के। इसी के अलावा मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ये भी किसके पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी डेवलप मॉडल्स दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग सच फैक्टर एज नेशनल इनकम, आउटपुट, कंजम्पशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंस। ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो क्या बोला, नेशनल इनकम जिसमें हम जीडीपी की बात करते हैं, आउटपुट और कंजम्पशन, यहाँ हम बात करते हैं बजट की, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक केवल इंडिविजुअल लोगों के उस पर काम करती है, ठीक है। चलो अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार आता है वो आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स से, और एक क्वेश्चन आता ही आता वाला समझिए, रीजन क्या है। इसमें जो कंट्री की, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की इकोनॉमिक्स चल रही हैं, उनकी वजह से उनकी स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, ऑटोनॉमी, इनसे डिसाइड होता है कि वो किस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। एवरी ह्यूमन सोसाइटी वेदर इट इज एन एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेंट्रली प्लान्ड हो या आइसोलेटेड ट्राइबल हो, मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व 3 फंडामेंटल इकोनॉमी। तो इसने बोला कोई भी कंट्री है उसके पास 3 प्रॉब्लम हमेशा है, उसको वो उसका सामना करती है, उसका सॉल्यूशन निकालती है। वो क्या क्या चीज है, उसने बोला इसका जो आंसर है व्हाट,
हाउ और फॉर whom। उसने क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये 3 डिसीजन जब मिल जाते हैं तो वो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। 3 आंसर जब मिल जाते हैं, ठीक है। दीज 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट, हाउ, फॉर whom। क्या है व्हाट? उन्होंने कहा क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये ध्यान रखना 3 पॉइंट है, व्हाट, हाउ, फॉर whom। व्हाट का मतलब भाई कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें क्या करें और कितना करें। मीन्स ये पेन है, इस पेन को कितना बनाएं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी का बनाएं। तो आपने डिसाइड करा पेन बनाना है। दूसरा डिसीजन कितना बनाएं। अ सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन how much of each of the many possible goods and services it will make and when they will be produced। कितनी डिमांड आने वाली है, किसकी डिमांड आने वाली है, कितने की। पिज्जा की आनी है, शर्ट की आनी है। अ फ्यू हाई क्वालिटी शर्ट और मैनेजिंग, मतलब हाई क्वालिटी की शर्ट बनाऊं या बहुत सारी सस्ती बना दूं। तो ऐसी पिज्जा, ये डिसीजन है कि क्या और कितना। दूसरा उसने बोला कि हाउ आर गुड प्रोड्यूस। सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन हु विल डू द प्रोडक्शन विद व्हाट रिसोर्सेस एंड व्हाट प्रोडक्शन टेक्निक। 3 चीजें आई। कोई भी प्रोडक्शन होगा तो उसमें 3 आंसर है, कौन, किससे और कैसे। कौन करेगा, किससे करेगा और कैसे करेगा। ये क्वेश्चन है किसी भी प्रोडक्शन का। तीसरा फॉर whom, किसके लिए करेगा। हु गेट टू ईट द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक। ये जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फेयर इन द इक्विटेबल। मीन्स जो हम काम कर रहे हैं वहां पर वेल्थ और इनकम क्या समानता के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है या नहीं हो रही है। समानता का मतलब ये नहीं है कि सबको 2-2 हजार रुपए दे दो। जिसने जैसा काम किया क्या उसको उतना पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हाउ इज द नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड अमंग्स डिफरेंट हाउस होल्ड। आर मैनी पीपल पुअर एंड ए फ्यू रिच। डू हाई इनकम गो टू द टीचर्स एंड एथलीट्स और ऑटो। मतलब वो कहता है कि हाई इनकम कहाँ जाएगी, टीचर के पास जाएगी, एथलीट के पास जाएगी, ऑटो वर्कर के पास जाएगी, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएगी। विल सोसाइटी प्रोवाइड मिनिमल कंजम्पशन टू द पुअर और मस्ट पीपल वर्क इफ दे आर टू ईट। तो यहां पर आ गया कि ये गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस की जानी है। अच्छा, अब यहां तो बात आई इसकी कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसने बोला 3 प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इकोनॉमीज की बात आती है। अब बात आती है किसकी, जो इकोनॉमिक्स हैं या इकोनॉमीज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है मार्केट, दूसरी कमांड और तीसरी है मिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है कि अगर ऐसा है तो इसमें से कौन है। तो ये तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यहाँ पर आंसर लेना है व्हाट, हाउ और फॉर whom। इसके बाद आप आगे बढ़ गए तो उसने बोला 2 फंडामेंटल डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमी एट वन एक्सट्रीम गवर्नमेंट मेक्स मोस्ट इकोनॉमी। मीन्स या तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, और गवर्नमेंट में भी वो लोग जो टॉप में बैठे हुए हैं, ठीक है। एट द अदर एक्सट्रीम सारा डिसीजन मार्केट करेगा, यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो इसमें पहली है मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसमें पूंजीपति लोग या मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या होना है। जैसे यूएस में, इंग्लैंड में, यहाँ पे क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, उसने कहा मोस्ट इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर सेटल्ड बाय द मार्केट मैकेनिज्म। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है।
Their economic system is called market economies. A market economy is one in which individuals and private firms make the major decisions about production and consumption. A system of prices, of markets, of profits and losses, of incentives and rewards determine what, how, for who. Means इसने बोला कि ये जो भी डिसाइड हो रहा है, ये सिस्टम ऑफ प्राइसेस, ऑफ मार्केट्स, ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऑफ इंसेंटिव और रिवार्ड, सब कुछ डिसाइड हो रहा है इसके लिए, सिस्टम से डिसाइड हो रहा है, ठीक है. फार्म प्रोड्यूस द कमोडिटी लाइक दैट यील्ड द हाईएस्ट प्रॉफिट. और कुछ कमोडिटीज, कुछ फर्म क्या होते हैं, ऐसा प्रोडक्शन करती हैं जिसमें बहुत फायदा है, बाय टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन दैट आर लीस्ट कॉस्टली. तो ये आ गया हाउ. कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल्स डिसीजन अबाउट हाउ टू स्पेंड द वेजेस. अब यहाँ पे देखिएगा एक बार, कंजम्पशन कौन करता है, इंडिविजुअल करता है, और वो अपने वेजेस को और प्रॉपर्टी इनकम को जो उसने जनरेट करी है अपने लेबर या प्रॉपर्टी से, उसका यूज करता है. द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन, कि अगर मार्केट इकोनॉमी बहुत एक्सट्रीम हो जाए, यानी बिल्कुल 100% मार्केट वाले ही डिसाइड करे, गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ ना बोले, उसको बोलते हैं लेसेस फेयर इकोनॉमी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम लेसेस फेयर इकोनॉमी होता है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम मार्केट. दूसरे में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, जिसमें आपका गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट ओन कर लेती है, सब कुछ गवर्नमेंट ओन कर लेती है. क्या करती है, इन कंट्रास्ट अ कमांड इकोनॉमी is one in which the government makes all important decisions about production और सब कुछ गवर्नमेंट ने, सारी जमीन गवर्नमेंट ने ले ली, गवर्नमेंट सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है. जैसे सोवियत यूनियन में, ठीक है, वहां पर लैंड और कैपिटल का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है. इट ऑल्सो ओन्स एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ enterprises in most industries. It is the employer of most workers and tells them how to do their job. Means वो सारा कंट्रोल अपने पास है और वो एम्प्लॉयर बन जाती है, सारे वर्कर को बताती है क्या करना है. इट डिसाइड हाउ द आउटपुट ऑफ द सोसाइटी इज टू बी डिवाइडेड. जो भी निकलेगा सरकार ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी. इन शॉर्ट, इन द कमांड इकोनॉमी the government address major economic question by virtue of its ownership. यानी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सरकार ही देखती है. तो पहली वाली जो इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी और कैपिटल, जिसमें आप पूंजीपति लोग डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड करता है, इसको पूंजीपति लोग करते हैं इसलिए कैपिटलिस्ट, और मार्केट डिसाइड करता है इसलिए मार्केट. इसको सोशलिस्टिक और कमांड, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और सरकार ने कंट्रोल ले रखा. थर्ड आती है मिक्स इकोनॉमी, जो कि सबको मतलब लेके चलती है. तो उसने बोला नो कंटेम्परेरी सोसाइटी और इकोनॉमी फॉल्स अंडर दिस. यानी कोई भी ना तो कैपिटलिस्ट है ना ही सोशलिस्ट है. तो यहाँ बोला कि वो सारी सोसाइटी लगभग मिक्स इकोनॉमीज की तरह काम करती है, ठीक है. और यहाँ पर ना ही मार्केट इकोनॉमी है ना ही कुछ है. Today, most decisions in United States are made when the marketplace, but the government plays an important. Means United States में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन में गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होने लगा है. गवर्नमेंट लॉ बनाती है, रेगुलेट करती है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलेट करती है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है. मोस्ट सोसाइटी टुडे ऑपरेट इन द मिक्स इकोनॉमी. ठीक है, चलो जल्दी से इसके आंसर दे दीजिए. पहले क्वेश्चन का आंसर एडम स्मिथ साहब था 1776 में
एक बुक लिखी इंक्वायरी इनटू द नेशन और Cause wealth of nations. Wealth of वेल्थ ऑफ Nations. नेशंस, और इनको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, माइक्रो Father of Economics. सॉरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स, Yes, modern. Father of modern. मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर। ठीक है। सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स क्या करती है? All of the above. जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडेक्स। अच्छा, ये तो आंसर हो गया। इनके अलावा और किस किस चीज से देखती है? इंटरेस्ट, Inflation, saving, इन्फ्लेशन। ठीक है। अगला, हु इज द कंसिडर द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? Adam Smith. एडम स्मिथ। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कनेक्टेड विद द बिहेवियर ऑफ Individual. visual entities. एंड रेफर्स टू, Bonds. एक मीन्स है और एक एंड्स है। मीन्स होता है रिसोर्सेस, एंड में आपकी नीड और Wants. वांट्स आती है। ठीक है। तो एंड रेफर्स टू वांट। Wants. मार्केट इकोनॉमी First. individual and private firms. इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म डिसाइड करती है। इंडिया इज है, Mixed economy. देखो ये आगे लेजर फेयर The extreme case of a Extreme case market. of level of market Market economy. economy. मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज Capitalist. Capitalist. विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट? England. मैंने बताया था इंग्लैंड और वो। ठीक है। चलो गुड। ये देखो हमने ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ा। अगर आप अपना हैबिट बना लें ऐसे पढ़ने की तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे, गलत होता है तो आप रेफर करें दोबारा, तो आपका स्टडी ठीक चलेगा। ठीक।